आज हम एक कहानी नहीं, एक साम्राज्य की बात करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव समुंदर के किनारे रखी गई, पर जिसकी परछाई बॉलीवुड, कॉरपोरेट बोर्डरूम्स और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स तक फैली। ये कहानी है डी कंपनी की, परछाइयों में छिपी एक ताकत की। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस कहानी का सच है। एक ऐसी हकीकत जहां जुर्म की जड़ें बस्तियों में नहीं बल्कि चमकते हुए बोर्डरूम्स में थी। तो चलिए चलते हैं 1970 और 80 के दशक की मुंबई, जहां इस सिंडिकेट की नींव रखी जा रही थी। तो बात है 70 और 80 के दशक की मुंबई की, एक शहर जो सपनों का था, पर उन्हीं सपनों के पीछे एक दूसरे ही तरह के साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ये शुरुआत हुई डोंगरी की गलियों से। तस्करी, वसूली, ये सब तो बस पहला कदम था। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब पुराने माफियाओं को चुनौती दी गई और एक नए बिजनेस स्टाइल अंडरवर्ल्ड का जन्म हुआ, जहां अब नियम बदल चुके थे। कंट्रोल के लिए बंदूकें थीं और साम्राज्य बढ़ाने के लिए पैसा। ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था। सोचिए, एक बिजनेस मॉडल की तरह इसे फैलाया गया। पहले तस्करी, फिर सोना और जाली नोट, फिर ड्रग्स और हथियार और आखिर में रियल एस्टेट। ये एक गिरोह से बढ़कर एक मल्टीनेशनल शैडो कंपनी की शक्ल ले रहा था। और जब पैसा और ताकत एक साथ आते हैं तो उनका असर दूर तक जाता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और दाखिल होती है ग्लैमर की दुनिया में, यानी बॉलीवुड। बॉलीवुड माने ग्लैमर, स्टारडम और करोड़ों का कारोबार। लेकिन पर्दे के पीछे इसी चमक दमक की दुनिया में काले और सफेद धन को जोड़ने वाला एक पुल तैयार हो रहा था। इसी को कहा गया द अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड लिंक। मतलब पर्दे पर जो दिख रहा था वो ग्लैमर और स्टारडम था, पर पर्दे के पीछे फाइनेंसिंग पर कंट्रोल, काले धन को सफेद बनाने का खेल, जहां कलाकारी पर जबरदस्ती के फैसले हावी हो रहे थे। और ये कंट्रोल सिर्फ फिल्मों की फाइनेंसिंग तक नहीं था। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, विदेशों में शूटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, म्यूजिक बिजनेस, हर जगह। रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि एक फोन कॉल पर तय हो जाता था कि हीरो कौन होगा, गाना कौन सा चलेगा और अवार्ड किससे मिलेगा। यानी बॉलीवुड तो बस एक स्टेज था, स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी। बॉलीवुड के बाद इस नेटवर्क की नजर थी सिस्टम पर। अब हम देखेंगे कि कैसे इसका असर कॉर्पोरेट और राजनीतिक गलियारों तक जा पहुंचा। 90 के दशक के बाद खेल का तरीका बदला। अब फोकस था गंदे पैसे को साफ सुथरे बिजनेस में लगाने का, ग्लोबल शेल कंपनियों के जरिए पैसे को वापस सिस्टम में लाने का। तो ये साइलेंट मोड था क्या? प्रॉपर्टी डील्स, होटल की चेन्स, मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट, हवाला नेटवर्क, मतलब पैसे के लेन देन का एक छिपा हुआ सिस्टम। और यहाँ तक कि शेयर मार्केट में हेर-फेर, सब कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार तो बड़े बिजनेस घरानों को भी अंदाजा नहीं होता था कि उनकी डील के पीछे किसी शैडो पावर का हाथ है। और इसी दौर में एक बात कही जाने लगी कि मुंबई को अंडरवर्ल्ड के बिना बनाया ही नहीं जा सकता। ये लाइन दिखाती है कि शहर के विकास और बिजनेस पर इसकी पकड़ कितनी गहरी और लगभग मान ली गई थी। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक बहुत ही दुखद मोड़, जिसने इस संगठन की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1993, मुंबई एक के बाद एक बम धमाके से दहल उठी। एक ऐसी सुबह जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जब जांच हुई तो कथित तौर पर इसके तार डी कंपनी से जुड़े और यहीं से इस संगठन को एक नया नाम मिला, ग्लोबल टेरर इंटरफेस। एक गैंगस्टर को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी का दर्जा दे दिया गया था। ये तो थी अतीत की बात, पर आज इस शैडो एम्पायर का नेटवर्क कहां तक फैला है? चलिए इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच को समझते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। यूरोप में ड्रग्स की तस्करी, मिडिल ईस्ट में हथियारों की डील्स और एशिया में फंडिंग के नए नए रास्ते, ये सब एक ग्लोबल नेटवर्क की तरफ इशारा करते हैं। तो आज इसकी शक्ल कैसी है? ये एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है। कुछ रिपोर्ट्स इसे एक प्रॉक्सी असेट भी कहती हैं। विदेशी खुफिया एजेंसियों और आतंकी गुटों के साथ कथित रिश्तों की बातें भी सामने आती हैं। कुल मिलाकर एक ग्लोबल कॉर्पोरेट स्टाइल नेटवर्क। तो डी कंपनी की ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि अपराध सिर्फ गलियों में नहीं होता। अपराध का एक पूरा ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर लालच, डर और काले धन पर खड़ा होता है।
तो ये था एक गैंगस्टर से ग्लोबल कॉर्पोरेट स्टाइल क्रिमिनल नेटवर्क बनने का कथित सफर। ये कहानी थी डी कंपनी की, परछाइयों में छिपी एक ताकत की। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, क्या इस तरह के अपराध को सिर्फ कानून और पुलिस रोक सकती है, या फिर समाज की भी इसमें कोई बड़ी भूमिका है?